ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज की वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद कानून निर्माण कैसे करती है, यानी संसद कानून कैसे बनाती है, संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम इसका परिचय जानेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में यह प्रावधान रखा है, और फिर विधेयक किसे कहते हैं, विधेयकों का वर्गीकरण, और फिर साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 107 से 111 तक के समूह को विधायी प्रक्रिया कहा जाता है, यानी इसमें कानून निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संसद के दोनों सदनों के पास अधिकार है कि वे संविधान के अधीन रहते हुए अपने लिए कार्यवाही के नियम स्वयं बनाए। संसद का प्रमुख कार्य है कानून बनाना। कोई भी कानून शुरुआत में विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है। इंग्लिश में उसे हम बिल कहते हैं और हिंदी में विधेयक कहते हैं, यानी कानून का प्रस्तावित प्रारूप ही विधेयक कहलाता है। शुरू में जो कानून होता है वो विधेयक के रूप में होता है, कानून का प्रस्तावित प्रारूप विधेयक। जब वह विधेयक संसद के दोनों सदनों से अपेक्षित बहुमत से, यानी जो बहुमत उसमें निर्धारित किया है उस बहुमत से पारित कर दिया जाता है, और उसके पश्चात राष्ट्रपति उस पर सहमति प्रदान कर देते हैं, तो वह विधेयक ही अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इस अधिनियम को ही बोलचाल की भाषा में हम लॉ, कानून कहते हैं। अब हम विधेयकों का वर्गीकरण, यानी विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि कानून निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, यानी बांटा गया है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक तो जो धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक से जो भिन्न होता है वही साधारण विधेयक होता है। धन विधेयक का संबंध कुछ ऐसे विषय से है कि जैसे करारोपण, भारत की संचित निधि में पैसा जमा करना, निकालना उसमें से, और भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में, यानी 110 में इस धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। तीसरा है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का संबंध वित्तीय विषय से होता है, और वित्त विधेयक 2 प्रकार का होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। पहला वित्त विधेयक है वो 110 से रिलेटेड है, यानी धन विधेयक से संबंधित है, और जो दूसरा वित्त विधेयक का प्रकार है वह उसमें भारत की संचित निधि पर भारित खर्च से संबंधित, और भारत सरकार का जो राजस्व है और खर्च इससे संबंधित है। और जो दूसरा प्रकार का वित्त विधेयक है उसमें 110 का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। फिर चौथा है संविधान संशोधन विधेयक, यानी इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है, और 2 प्रकार से ये पारित होता है। 2 प्रकार का होता है संविधान संशोधन विधेयक, 2 प्रकार के होते हैं, यानी पहले जो कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होते हैं। यानी विशेष बहुमत का मतलब है कि उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, वह संसद के कुल सदन का बहुमत। और जो दूसरा पारित होने की जो दूसरी प्रक्रिया है, यानी वो है विशेष बहुमत। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन। वहाँ विधानसभाओं में साधारण बहुमत से वह पास होगा। अब आज की वीडियो में हम केवल साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि साधारण विधेयक संसद में कैसे पारित होता है, कैसे पास होता है। साधारण विधेयक कानून बनने से पूर्व निम्न चरणों से गुजरता है।
इसमें 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। फिर उसके पश्चात जब तीनों वाचन के पश्चात ये हैं दूसरे सदन को भेजा जाएगा, वहाँ पर भी उसी प्रक्रिया से गुजरेगा। फिर अगर दोनों में असहमति बनती है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और फिर उसके पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही वह कानून बनता है। तो इसे हम अधिक गहराई से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग, इस चरण में विधेयक को, जो विधेयक है, कानून का प्रस्तावित प्रारूप है, उसको संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी साधारण विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले कौन से सदन में रखा जाए, किसी भी सदन में रख सकते हैं अपन। जैसे धन विधेयक है, उसको पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, किसी भी सदन में रख सकते हैं। तो यदि अगर उस विधेयक सरकारी है तो उसे किसी मंत्री के द्वारा रखा जाएगा, और अगर प्राइवेट है, निजी है, तो कोई भी सांसद उसे प्रस्तुत कर सकता है। फिर विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य सदन को विधेयक का शीर्षक और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बताता है। सामान्यतः विधेयक पर कोई भी चर्चा नहीं होती, सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है। यानी जो प्रथम वाचन है उसमें विधेयक को रखा जाता है, उसमें उस पर चर्चा नहीं होती, केवल अनुमति प्राप्त की जाती है, और सदन की जैसे अनुमति मिल जाती है तो उसको गजट में प्रकाशित किया जाता है। फिर सेकंड वाचन यानी सेकंड रीडिंग होती है, द्वितीय वाचन होता है। इसके अंतर्गत विधेयक के सभी बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श होता है। खंडस्थ यानी विधेयक पर विचार विमर्श होगा, बहस भी होती है। यह चर्चा 3 चरणों में पूरी होती है। पहले साधारण बहस की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत विधेयक पर चर्चा होती है, और विधेयक के सभी उपबंधों पर विस्तृत विचार विमर्श ना करके सदन निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है, जैसे कि तुरंत चर्चा शुरू कर सकता है, चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित कर सकता है, विधेयक को गहन विचार विमर्श के लिए संयुक्त प्रवर समिति को सौंप सकता है। फिर विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भी सौंपा जा सकता है। विधेयक को जनता की राय जानने के लिए सार्वजनिक भी किया जा सकता है। फिर समिति को सौंपने के बाद समिति द्वारा विचार किया जाता है। यदि विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त समिति द्वारा को निर्दिष्ट किया गया है तो समिति विधेयक के प्रत्येक खंड पर क्या करेगी, विचार करेगी। समिति विचार करके सुझाव देती है कि वो इसमें क्या हटाया जाना चाहिए, क्या शामिल किया जाना चाहिए। इस अवस्था में सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने का या पेश करने का पूरा हक होता है, तथा संशोधन जब उसमें रखा जाता है विधेयक का संशोधन सहित वह विधेयक वह विधेयक का हिस्सा बन जाता है। इसी समय संशोधन किया जा सकता है। और फिर तीसरा वाचन है यानी तृतीय वाचन, जिसमें थर्ड रीडिंग। इस चरण में प्रभारी सदस्य प्रस्ताव रखता है, संशोधित विधेयक पर मतदान किया जाता है। यानी इस चरण में मतदान होता है। संशोधन सेकंड चरण में होगा, द्वितीय वाचन में होगा, और विचार विमर्श चर्चा भी उसी में होगी, लेकिन तृतीय वाचन में मतदान किया जाता है और उसे पारित किया जाता है। इस चरण में सिर्फ संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। विधेयक के अंतर्गत कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, अब नहीं किया जा सकता। सदन के अपेक्षित बहुमत के समर्थन मिलने पर विधेयक पास हो जाता है। जो भी इसका अपेक्षित बहुमत है जब मिल जाता है तो ये पारित हो जाता है, फिर दूसरे सदन को भेजा जाता है पारित होने के बाद। तो जब दूसरे सदन ने बिना संशोधन के विधेयक को अगर पारित कर दिया, वो सहमत है पहले वाले से ही, तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। लेकिन यदि दूसरे सदन में कुछ संशोधन प्रस्तावित है और सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर ले तो मान लिया जाता है कि दोनों सदनों में संशोधन सहित विधेयक पारित कर दिया गया है। यानी दूसरे सदन ने क्या किया कि कुछ संशोधन करके भेजा और पहला सदन भी उससे सहमत हो जाता है तो भी विधेयक पारित माना जाएगा। इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है और फिर किसी भी स्थिति में लेकिन अगर मान लो किसी भी स्थिति में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है दोनों में, जैसे
यदि दूसरा सदन द्वारा किए गए संशोधनों को पहले सदन द्वारा खारिज कर दिया जाए या दूसरा सदन पहले सदन द्वारा भेजे गए जो विधेयक है उसको ही खारिज कर दे तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि दूसरा सदन 6 महीने तक विधेयक पर कोई भी कार्यवाही नहीं करे तो भी गतिरोध की स्थिति पैदा होती है। यानी अगर पहला सदन जो पास करके जिसको भेजा दूसरे सदन ने उसमें कोई संशोधन कर दिया और पहला सदन उस पर सहमत नहीं है तो गतिरोध की स्थिति होगी। और अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए दूसरे सदन उस पर कोई कार्यवाही नहीं करे तो भी गतिरोध की स्थिति पैदा होगी। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि आर्टिकल 108 यानी 108 के तहत वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक ये ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं होती, केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि संयुक्त बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत विधेयक को पास कर देता है, पारित कर देता है, तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर उसके पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद पीठासन अधिकारी द्वारा प्रमाणित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, क्योंकि उसकी स्वीकृति विधेयक के एक्ट बनने कानून बनने के लिए अनिवार्य है। क्योंकि कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब अंत में राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है। 3 विकल्प दिए इसमें राष्ट्रपति को कि वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है। उसकी स्वीकृति मिलने पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। यदि अगर राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार कर दिया, स्वीकृति दे दी, तो वह एक्ट बन जाएगा। वह विधेयक को अपने पास रोक भी सकता है, यानी उस पर कोई निर्णय नहीं ले तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं, यानी राष्ट्रपति की जेब में पड़ा है विधेयक। और ऐसा हुआ भी सही, ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तब इसका प्रयोग किया गया एक बार डाक संशोधन विधेयक पर। राष्ट्रपति विधेयक के उपबंधों से संतुष्ट नहीं है तो वह उसमें संशोधन के सुझाव दे सकता है। उसे संसद के दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दोनों सदन राष्ट्रपति के सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए, जरूरी नहीं है कि स्वीकार करे, अगर बिना अस्वीकार करते हुए भी विधेयक को फिर दोबारा से राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति उसके लिए मना नहीं कर सकता। तब राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही विधेयक कानून का रूप ले लेता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे।